हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो है कि मैंने जो अभी डीबीटी 2021 है वो कैसे क्लियर किया और उसके लिए मेरी जो स्ट्रेटेजी थी वो क्या थी। ठीक है। और मैं अगर आपको एक चीज़ बताऊं तो इसमें क्या था कि ये मैंने मतलब डीबीटी के लिए हार्डली 1 मंथ ही प्रिपेयर किया था। बट वो 1 मंथ मैंने मतलब अच्छे से प्रिपेयर किया और उसमें मेरा जो था डीबीटी कैटेगरी 2 हो गया। बाकी ये था कि थोड़ा और मेहनत करती तो 1 भी हो जाता। पर जैसे कि आप देखते ही होंगे डीबीटी 2 और जो 1 में होता है ना वो हार्डली 5 मार्क्स का डिफरेंस होता है। और ये 5 मार्क्स मेरे को कहाँ से कैसे मतलब थोड़ा बहुत जो नेगेटिव हुआ वो सब चीज़ें वो सब बताऊंगी, डिटेल में डिस्कस करूंगी आपके साथ आज वीडियो में। बाकी हाँ, आप डीबीटी कैसे क्रैक कर सकते हो अभी जो नेक्स्ट 2022 वाला है उसके लिए मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी जो है जो मैंने मतलब वो की थी वो आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे कि आपको पता ही है कि आप भी और मैं भी CSIR के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले जो इसके लिए जो टारगेट की थी यूनिट्स डीबीटी के लिए वो मैं आपको बताऊंगी। अगर आप सिलेबस देखोगे ना डीबीटी का तो बहुत ज़्यादा वास्ट है। मतलब सिलेबस देख के बंदा सोचेगा यार कैसे इतना सारा पढ़ें और कैसे प्रिपेयर करें, तो इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। मैंने हार्डली ही बहुत ही कम यूनिट्स टारगेट की थी और जो पढ़ते हो उसको अच्छे से कर लो। तो जैसे कि इसमें आपको पता है 50 क्वेश्चन जो है वो सेक्शन ए में आते हैं, 50 क्वेश्चन सेक्शन बी में आते हैं और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है और ये हमारा टोटल हो जाता है 300 मार्क्स का। ठीक है। तो 200 नंबर तो आपको चाहिए। बाकी डिपेंड्स कि एग्ज़ाम कैसा आया है तो उसके हिसाब से कट ऑफ जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी अब डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे सिलेबस है इसका। तो आप सिलेबस देखोगे तो इसमें जैसे कि एप्टीट्यूड जनरल बायोटेक्नोलॉजी ये पार्ट ए का सिलेबस है। ये आप देख रहे होंगे, ये पार्ट ए का सिलेबस है, एप्टीट्यूड जनरल बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। तो इसमें जनरल बायोटेक्नोलॉजी आएगी और वही फिर से मैं वही कंपेयर करूँगी किसका, आपका CSIR नेट के साथ। पहले मैं आपको ब्रीफ में बताती हूँ कि मैंने कौन सी यूनिट्स पढ़ी थी। मैंने सिलेबस देखा था तो मैंने जो टारगेट किया था ना, मैंने देखा था कि बायोकेमिस्ट्री, और बायोकेमिस्ट्री भी मैंने सारी नहीं की थी। मतलब जो मेरे को आती हैं, मतलब मेटाबॉलिज्म मैंने नहीं किया। मेटाबॉलिज्म आप कर सकते हो अगर आपको है, मैंने तो नहीं किया था। बाकी दूसरी चीज़ है मैंने की थी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और ये मेरी स्ट्रॉन्ग भी है तो इसमें मेरे को स्कोर करना इजी हो जाता है। दूसरा मैंने टारगेट किया था टेक्निक्स जैसे कि RDT, ये रिकॉम्बिनेंट अप्लाइड, ठीक है, जितनी टेक्निक्स हैं, यूनिट 13 वाली एक ये, ठीक है। और एक किया था सेल बायोलॉजी और बिलीव मी ये मैंने 4-5 ही यूनिट टारगेट करी थी और इसी से मेरा डीबीटी हो गया था। इवन मैंने जो इसमें इतना कुछ है ना, बायोइन्फॉर्मेटिक्स भी बहुत कम, मतलब मैंने बायोइन्फॉर्मेटिक्स ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही देखे थे। ठीक है। और जो सेक्शन ए था उसमें मेरा फिर से वही मैं बोलूँगी, मैथ्स बहुत वीक है तो मेरा मैथ्स के क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ। जो भी न्यूमेरिकल्स भी आए थे उनमें मेरा बहुत टाइम गया और उसी टाइम की वजह से जो मेरे को आते हुए क्वेश्चंस थे ना वो भी नहीं मैं देख पाई और उसी चक्कर में मेरे जो मार्क्स थे वो थोड़े और कम हो गए। तो ये चीज़ें ना बहुत मैटर करती हैं और जब हम एग्ज़ाम दे के आते हैं ना तब हमें पता चलता है, और सबसे ज़्यादा पता तब चलता है जब हमारा रिज़ल्ट आता है कि हमारी कहाँ कमी रह गई। तो मैं आप सबको वो सब चीज़ें बताऊंगी तो आप भी ये सब चीज़ें रिपीट ना करें। करने के लिए अगर आप मेहनत करके जा रहे हो तो आप कोशिश कीजिए सबसे पहले पॉइंट कि आपको जो आता है, जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनको कीजिए, कि चाहे वो सेक्शन ए का हो या सेक्शन बी का हो। ये वो जो क्वेश्चन जो आप बिल्कुल श्योर वाले क्वेश्चन कीजिए। उसके बाद आप कीजिए न्यूमेरिकल्स। बस सीक्वेंस वाइज करने का कोई मतलब नहीं है यार। अगर आपका, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने न्यूमेरिकल्स में इतना टाइम लगा दिया और फिर भी उसके बाद मेरा आंसर नहीं निकला तो क्या हुआ, यहाँ पे टाइम वेस्ट, सारा का सारा टाइम गया और आंसर भी निकला, टाइम भी गया। और डीबीटी में इतने क्वेश्चंस होते हैं पढ़ने के लिए कि आपको अगर वो सारे क्वेश्चंस भी पढ़ लो ना वो भी बड़ी बात है। फिर उसके बाद जो आते हुए क्वेश्चंस भी छूट जाए ना टाइम से, मतलब टाइम ना होने की वजह से, तो फिर बहुत दुख होता है।
तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको इग्नोर करनी है। मतलब जो आता है उसको पहले करो, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स करो, फिर आप मतलब पेपर, और जो आता है वो कोशिश करिए कि नेगेटिव मार्किंग ना हो। ये मैं चीज़ हर बार बोलती हूँ। और आप ना किसी से भी डिस्कस करना जिसका और भी किसी का क्लियर हुआ होगा ना कोई भी एग्ज़ाम, तो वो पक्का बोलेगा यार कि अगर जितना आता है मेरे उसी को टारगेट करो, नेगेटिव ना करो। नेगेटिव की वजह से बहुत ही ज़्यादा बच्चों के मार्क्स जो हैं वो होते हैं, बहुत क्या मेरे खुद के हुए हैं नेगेटिव। अब आप सोचो, अब कैटेगरी 1 और 2 में सिर्फ 5 मार्क्स का डिफरेंस है, तो वो कहाँ गए, मैक्सिमम तो नेगेटिव में ही चले गए। ये चीज़ है। तो ये चीज़ जब हम एग्ज़ाम देते हैं और क्लियर होता है नहीं होता है तो हमें समझ में आती है। और ये चीज़ जो वो, जैसे मैं आपको पहले बता रही हूँ, अगर जैसे कोई स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइम टारगेट कर रहा होगा तो वो इन चीज़ों को ध्यान में रखेगा कि ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, कुछ भी है, जैसे भी पेपर अटैम्प्ट करना है, तो वो फर्स्ट टाइम जो अटैम्प्ट करे होंगे बच्चे, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बाकी और बच्चे जो देते हैं उनके तो पता ही होता है कि हमारी गलती कहाँ होती है। तो और रही बात सिलेबस को टारगेट करने की, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि मैंने तो यही यूनिट्स करी थी क्योंकि यही मेरी फेवरेट है, और जैसे कि मेरा बैकग्राउंड ही बायोटेक्नोलॉजी है, तो आपको पता है बायोटेक वालों के पास यही सब्जेक्ट होते हैं टारगेट करने के लिए। और अब जैसे कि डीबीटी, एक कमेंट मुझे आया था, एक कमेंट आया था कि मैम डीबीटी के लिए जो है एज कितने चांसेस हैं। पहले क्या होता था, चांस होते थे, जैसे कि एमएससी के बाद 2 चांस होते थे कि 3, आई एम नॉट श्योर, बट कुछ इनमें से कुछ होते थे। बट अब चांसेस नहीं है, अब भाई एज एलिजिबिलिटी है। और वो भी एज एलिजिबिलिटी जो है वो आपको पता है रिजर्वेशन के बेसिस पे अलग हो जाती है। तो आप प्लीज़ इस एलिजिबिलिटी को चेक कीजिए। अगर आपकी एज है तो आप जितने मर्जी अटैम्प्ट दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर एज। मतलब आपकी एज अगर मान लो 30 उन्होंने जनरल कैटेगरी रखी है, अभी आप 26 के हो, तो 4 टारगेट, तो 4 हो गए ना आपके चांस, तो आप 4 बार दीजिए। बट कोशिश यही कीजिए कि फर्स्ट सेकंड में ही हो जाए। तो ये सब चीज़ें भी ध्यान में रखा कीजिए। मतलब कोई भी चीज़ है उसको पहले पढ़ना है। तो अभी जैसे हम सिलेबस की बात कर रहे थे, पहले तो आपको पता ही है बायोकेमिस्ट्री हर जगह सबसे पहले ही बायोकेम, तो इसको टारगेट कीजिए, ठीक है। उसके बाद और क्या टारगेट किया था मैंने मेथड्स इन बायोलॉजी, ये भी आपको पता ही है, ये भी किया था। ये सेल बायोलॉजी हो गया, ये भी हो गया। और अगला आता है हमारे पास सेलुलर प्रोसेसेस, ये सब कुछ वही आ गया, उसमें ही आ गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास इम्यूनोलॉजी, ये भी बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, आरडीटी, ठीक है। और आरडीटी के बाद आ गया हमारे पास फाइलोजेनी, एवोल्यूशन, जेनेटिक्स भी बहुत स्कोरिंग है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स, अगर ये देखोगे जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स, तो ये भी मतलब अच्छा है, स्कोरिंग है, जिसका स्ट्रॉन्ग है वो कर सकता है। प्रोटियोमिक्स, आईपीआर, ये आईपीआर, बायोसेफ्टी, बायोएथिक्स में सच बोलूँ मैंने तो नहीं पढ़ा था, बाकी अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें भी सब कुछ याद ही करना पड़ता है, तो मैंने तो नहीं किया था ये वाला। बाकी ये आ गए अपने सब्जेक्ट, जैसे कि स्पेशलाइजेशन, जैसे यहाँ पे एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी है, तो ये तो सब कुछ, ये तो भाई इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है। तो ये हो गया एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी वालों का, मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग, जीनोमिक्स और डाइवर्सिटी, ये एनिमल बायोटेक्नोलॉजी वालों का, ठीक है। एमटेक बायोटेक्नोलॉजी वालों का है ये। तो आप इस तरह से सारा डीबीटी का सिलेबस देख सकते हो, क्योंकि इसमें ना सब कुछ आता है। अब आप खुद देखिए, 2 मिनट मैं आपको ब्रीफ में बताऊं, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, इसको पढ़ने बैठे तो होगी वीडियो और आप सब स्किप ही करोगे, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो इससे बढ़िया है मैं आपको ब्रीफ में बताती हूँ। जैसे कि ना इसमें अब देखो बायोटेक में इतने, अब इन्होंने क्या किया है, पहले क्या होता था बायोटेक वाले ही डीबीटी दे सकते थे, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, 2-3 साल हो गए, शायद 2 या 3 साल हो गए, अब सारे बच्चे जो हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं ना, चाहे वो लाइफ साइंसेस, मतलब जिसमें आ गया बॉटनी आ गया, ठीक है, जोलॉजी आ गया, ये सब हो गए, माइक्रोबायोलॉजी आ गया, फूड टेक्नोलॉजी, एमटेक, बड़े सारे, मेडिकल आ गया, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, सब के सब डीबीटी दे सकते हैं अब। तो इससे क्या हुआ, इनका जो सिलेबस है, स्पेशलाइजेशन जैसे कि मैंने मान लो एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी की है, तो मैं अपना ही सब्जेक्ट पढ़ूंगी। और कोई मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी वाला है तो वो मेडिकल पढ़ेगा, कोई बॉटनी वाला है तो बॉटनी, जोलॉजी, ऐसे ऐसे करके पढ़ेंगे। तो अब आपको जैसे कि 50 क्वेश्चन ए में अटैम्प्ट करने होते हैं, 50 क्वेश्चन
इसमें करने होते हैं, बी में अटैम्प्ट करने होते हैं। तो इसमें जो सेक्शन बी में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, सेक्शन ए में तो 50 जो होते हैं, सॉरी वो तो कंपलसरी होते हैं, आगे पीछे कर देती हूँ मैं कभी कभी बोलना, तो उसके लिए कृपया मुझे माफ़ कर दीजिएगा। दूसरा सेक्शन जो होता है वो आता है, जैसे कि उसमें आते हैं आपके पास 150 क्वेश्चंस। अब इन 150 क्वेश्चंस में से हमें करने होते हैं 50। अब आप खुद सोचिए कि 50 क्वेश्चंस हमें करने हैं यहाँ पे अपने जो स्पेशलाइजेशन है, हमारी जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि एग्रीकल्चर बायोटेक वाले ऑब्वियसली एग्रीकल्चर बायोटेक वाले ही क्वेश्चंस करेंगे, मेडिकल वाले करेंगे, माइक्रो वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चंस ऐसे थोड़ी सीक्वेंस वाइज आएंगे। 150 में से अगर आपके क्वेश्चंस आगे पीछे होंगे तो आपको पूरा पेपर मतलब पढ़ना ही पड़ेगा क्वेश्चन पेपर। इसमें इग्नोर किनको कर सकते हो, जिनके बारे में आपने स्टार्टिंग में पता चल जाता है क्वेश्चन रीड करते टाइम कि यार ये हमें नहीं आता, इसको छोड़ो नेक्स्ट, इसको छोड़ो नेक्स्ट, ये भी नहीं आता, ये छोड़ो नेक्स्ट, उसमें से फिर आपको एक अपना क्वेश्चन मिल गया। तो वैसे वैसे करके आपको 50 क्वेश्चन करने हैं और मैक्सिमम इसी में ही स्टूडेंट जो है वो स्कोर करता है, इसी सेक्शन में। क्योंकि हमारे पास चॉइसेस जो है 150 है ना, 150 में से हमें जो है टोटल हमें करने हैं 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट। तो यहाँ पे चॉइसेस हमें मतलब अच्छी मिल जाती है क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए। तो इसमें हमें थोड़ा जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग जो है अपनी स्पीड भी रखनी होती है। ऐसा नहीं है कि 2 ही क्वेश्चन पढ़ने में 5 मिनट लगा दिए, तो कब तक वो 150 क्वेश्चन हम रीड करेंगे और कब तक हम अपने 50 क्वेश्चन जो है वो सही वाले उनको ढूंढ के जो है अच्छे से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और कोशिश फिर वही, यहाँ पे नेगेटिव चांसेस, मार्क्स के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा होती है, तो क्वेश्चन 50 जो है आराम से हो जाते हैं, ठीक है। और जो सारी जो होती है ना मतलब यहाँ पे जो कट ऑफ वाला सीन होता है ना कि कौन सी कट ऑफ आएगी, यहाँ सेक्शन ए में, क्योंकि यहाँ पे आएंगे न्यूमेरिकल्स, केमिस्ट्री के, ठीक है। और जिनका वो अच्छा स्ट्रॉन्ग है तो वो अच्छा स्कोर कर लेगा सेक्शन ए में। और सेक्शन ए में तो जैसे कि मान लो, क्या बोल रही थी मैं, सॉरी, जैसे सेक्शन ए में आपने तो कर लिया अच्छा स्कोर, तो यहीं पे आपके कितने हो गए 150, तो ज़रूरी नहीं है ना 150, 30 भी कर लिया तो कितना हो गया आपका, हो गया 90 मार्क्स, ठीक है। तो वैसे ही करके हम अपना जो है 50 में से हमें तो 40 भी तो करने हैं, तो ये हो गए 200, 290, इतना फिर भी नहीं आता और कट ऑफ जाती है 200 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर। तो आप देख सकते हो कि डीबीटी भी आराम से हो जाता है, बट गड़बड़ कहाँ होती है, सारी नेगेटिव मार्क्स। और यही देख के जब रिजल्ट आता है तो रोते रहते हैं सब लोग, सब क्या, मैं भी ऐसे रोई थी, नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव कर दिया। तो बस मैं यही बताना चाह रही हूँ कि कोशिश कीजिए कि नेगेटिव मार्क्स जो है वो कम से कम हो। और इसके लिए स्ट्रेटेजी मैंने जैसे कि आपको बताया ही है कि मैंने तो एक मतलब 1 मंथ जो था मैंने डट के तैयारी की थी और आराम से हो गया था। बाकी अगर आप अभी से तैयारी करते हो ना तो इसका एग्ज़ाम अप्रैल में होता था, अब कोविड की वजह से डेट आगे पीछे हुई है, वैसे जनरली जो है ना इसका एग्ज़ाम अप्रैल में होता है। तो अगर आगे भी मतलब सब सिचुएशन कंट्रोल में रही, कोविड का नहीं ज़्यादा कुछ हुआ, तो अप्रैल में होने के चांसेस हैं। 2022 में भी यही टाइम होता है। तो आप उसके लिए भी जैसे गेट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, नेट की तैयारी कर रहे हो, तो इसी के साथ आपकी डीबीटी की तैयारी भी हो जाएगी। एक्स्ट्रा पढ़ने की कुछ ज़रूरत नहीं है, जो मेन यूनिट्स हैं उनको टारगेट कीजिए। और मैं सीरियसली बोल रही हूँ, अगर आपकी ये मेन यूनिट्स टारगेट, ये नहीं है कि थोड़ा सा पढ़ा छोड़ दिया, इन यूनिट्स को जो है अच्छे से कीजिए। और ये यूनिट्स जो हैं, जो मेन यूनिट्स हैं, अगर आपने अच्छे से टारगेट कर ली और क्लियर कर ली तो आपका जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। और एक बार मैं आपको फिर से बता दूं मेन यूनिट्स कौन सी। एक हो गया आपका RDT रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी टेक्निक्स, बायोकेमिस्ट्री, थोड़ा सा माइक्रोबायोलॉजी, और अपना ये सेल बायोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी और बायोइन्फॉर्मेटिक्स भी देख लीजिएगा। और टेक्निक्स तो अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। मतलब ये यूनिट्स जो है ना डीबीटी के लिए सबसे अच्छी हैं। सॉरी, ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, टेक्निक, ठीक है, मोल बायो, सेल बायो, इम्यूनो, बस यही पढ़ लो। और कौन सा कर लो, बायोकेमिस्ट्री, ये तो करनी ही है। और साथ में अगर देखना चाहते हो प्लांट फिजियोलॉजी, इसके भी क्वेश्चन आते हैं। बॉटनी वाले तो यही देखेंगे, ठीक है, बस।
और बायोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स देख लीजिए। और PYQ ये तो करने ही करने हैं, ये तो मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ। PYQ नहीं किया तो क्या किया, और ये करेंगे तभी जो है आपके चांस जो है एग्ज़ाम क्लियर करने के वो ज़्यादा हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं PYQ करने की वजह से। ठीक है, तो आई होप ये वाली स्ट्रेटेजी जो मैंने की थी फॉलो और आप भी करेंगे तो आपका भी हो जाएगा। और आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और इंस्टा पे भी फॉलो करें, और इंस्टा पे फॉलो करने के लिए life+science है। ठीक है, यही सेम चैनल नेम है। तो गाइज़ और भी अगर कुछ क्वेरीज हों तो कमेंट कीजिए। ठीक है, ओके गाइज़, तो अब अपनी स्टडी जो है आप अच्छे से कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके बाय, टेक केयर।